एक पल के लिए ये कल्पना करते हैं कि किसी बहुत ही जटिल बोर्ड गेम के नियम 1950 में लिखे गए हों और उन्हीं नियमों के आधार पर दशकों तक वो गेम एकदम सही तरीके से खेला जाता रहा हो। हाँ, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल काम लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज मतलब डिजिटल युग में भी जब हमारे पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स हैं और प्राइवेसी जैसे नए मुद्दे आ गए हैं, तब भी उसी पुरानी रूल बुक से गेम एकदम सटीक चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रूल बुक गेम को रोके बिना खुद को नए समय के हिसाब से लगातार अपडेट कर रही है। सही कहा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे सामने जो स्रोत और नोट्स हैं, वे किसी गेम की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाले दस्तावेज यानी भारतीय संविधान की कहानी बताते हैं। हमारा लक्ष्य आज ये समझना है कि इतना विशाल और लिखित दस्तावेज खुद को समय के साथ प्रासंगिक कैसे बनाए रखता है। देखिए, ये जो खुद को अपडेट करने वाली बात है ना, यही संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर लोग इसे एक बहुत ही कठोर या मतलब अपरिवर्तनीय किताब मान लेते हैं, जैसे इसे किसी म्यूजियम में शीशे के पीछे रखा होना चाहिए। हाँ, एक ऐतिहासिक वस्तु की तरह। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि संविधान निर्माता इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि भविष्य की पीढ़ियों की चुनौतियां एकदम अलग होंगी। एक रुकी हुई व्यवस्था तो टूट सकती है ना। जाहिर सी बात है। इसीलिए उन्होंने इस दस्तावेज को एक जीवित रूप दिया, एक ऐसा रूप जो समाज के साथ सांस ले सके और बदल सके। मैं कहूंगी कि ये उनका सबसे दूरदर्शी कदम था। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कैसे एक दस्तावेज पूरे देश को चलाता है और खुद भी बदलता है। क्योंकि मतलब बदलाव तो जरूरी है, लेकिन अगर कोई भी आकर मनमर्जी से नियम बदलने लगे तो अराजकता फैल जाएगी। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये जो बदलाव का ब्लूप्रिंट है, ये आखिर है क्या? मतलब काम कैसे करता है ये पूरा सिस्टम? असल में इस ब्लूप्रिंट का पूरा तंत्र संविधान के भाग 20 और विशेष रूप से अनुच्छेद 368 में छिपा है। और ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव का कोई एक सीधा या वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, तो इसके अलग अलग तरीके हैं? बिल्कुल। अनुच्छेद 368 बदलाव की गंभीरता को देखते हुए 3 अलग-अलग स्तरों की प्रक्रिया तय करता है। सबसे पहला स्तर है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मान लीजिए कोई नया राज्य बनाना है या नागरिकता के नियमों में कोई बुनियादी स्पष्टीकरण देना है, तो इसके लिए बस संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों में से 50% से अधिक का वोट ही काफी होता है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की तकनीकी भाषा में समझूं, तो ये स्मार्टफोन के किसी ऐप के सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है। मतलब बहुत छोटा, आसान और रोजमर्रा का बदलाव, जिसके लिए बस एक साधारण सी परमिशन की जरूरत है। हाँ, ये बहुत सटीक उदाहरण है। लेकिन जब बात सिस्टम की गहराई में जाने की हो, तब क्या होता है? तब दूसरा तरीका काम आता है, जिसे विशेष बहुमत कहते हैं। इसमें केवल उपस्थित लोगों का बहुमत काफी नहीं होता। तो इसमें और क्या चाहिए होता है? इसमें संसद के कुल सदस्यों का बहुमत तो चाहिए ही, साथ ही उस दिन सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 समर्थन भी अनिवार्य है। ओहो, 2/3 मतलब 66% से ज्यादा। ये तो काफी मुश्किल है ना? ये उन बदलावों के लिए है जो देश के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे महत्वपूर्ण और कठोर प्रक्रिया तो तीसरी है। इससे भी ज्यादा कठोर। बिल्कुल। इसमें संसद के इस विशेष बहुमत के अलावा देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी सहमति लेनी पड़ती है। आधे राज्यों की सहमति, ये तो मतलब पूरे स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही जड़ से बदलने जैसा हो गया। एक बड़े रिबूट की तरह, जहां सिस्टम के हर हिस्से से यानी देश के आधे राज्यों से अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। आधे राज्यों की विधानसभाओं से बिल पास करवाना कोई आसान काम तो नहीं होगा। और ऐसा जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है। ये तीसरा तरीका तद लागू होता है जब बदलाव भारत के संघीय ढांचे से जुड़ा हो। संघीय ढांचा मतलब केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है। एकदम सही। कोई भी ऐसा नियम जिससे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा बदल रहा हो। ये प्रक्रिया एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये सुनिश्चित करती है कि दिल्ली में बैठी कोई भी सरकार, चाहे उसके पास कितना भी भारी बहुमत क्यों ना हो, जल्दबाजी में राज्यों के अधिकार न छीन सके। ये तो हो गई प्रक्रिया की बात, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब देश नया नया आजाद हुआ था, संविधान की स्याही सूखी भी नहीं थी, तब पहली बार इन नियमों को इस्तेमाल करने की नौबत क्यों आ गई? आप पहले संशोधन की बात कर रहे हैं ना? हाँ,
हमारे नोट्स बताते हैं कि 1951 में, मतलब संविधान लागू होने के महज 1 साल बाद ही पहला संशोधन कर दिया गया था। ऐसा क्या हो गया था इतनी जल्दी? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी के ठीक बाद की चुनौतियां आज की तरह नहीं थीं। उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमींदारी प्रथा को खत्म करना और जमीन का समान रूप से बंटवारा करना था। जो कि एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा था। बिल्कुल। सरकार भूमि सुधार कानून ला रही थी, लेकिन जमींदार बार बार संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर अदालतों में चले जाते थे। उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। अच्छा, तो अदालतें बीच में आ रही थीं। हाँ, अदालतें उन कानूनों को रोक देती थीं क्योंकि वे तकनीकी रूप से सच में संपत्ति के अधिकार का हनन कर रहे थे। एक भारी गतिरोध पैदा हो गया था देश में। और इस गतिरोध को तोड़ने के लिए ही पहले संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची का जन्म हुआ है ना? जी हाँ, 9वीं अनुसूची। इसके मुताबिक सरकार जिस भी कानून को इस 9वीं अनुसूची के अंदर डाल देती थी, अदालतें उसकी समीक्षा नहीं कर सकती थी। मतलब एक तरह से ये कानूनों के लिए एक अभेद्य तिजोरी थी। हाँ, आप इसे एक तिजोरी कह सकते हैं। तो क्या यहाँ ये सवाल नहीं उठता कि पहले ही संशोधन में अदालतों की शक्ति को इस तरह रोक देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सीमित करने की एक शुरुआत थी? देखिए, ये एक बहुत ही तीखा और आज तक बहस का विषय बना हुआ सवाल है। कानूनी नजरिए से देखें तो ये न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करना ही था। बिल्कुल, शक्ति तो कम हो ही रही थी। लेकिन अगर हम उस दौर की सामाजिक हकीकत देखें तो लाखों भूमिहीन किसानों को न्याय दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी थी। 9वीं अनुसूची उस समय के सामाजिक सुधारों को कानूनी मुकदमों के जाल से बचाने का एक बहुत ही व्यवहारिक हथियार था। इसके बिना भूमि सुधार शायद कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाते। समझ में आता है, तात्कालिक जरूरत थी। खैर, इसके बाद अगर हम 50 और 60 के दशक के बाकी संशोधनों पर नजर डालें तो वे मुख्य रूप से एक ही चीज पर केंद्रित लगते हैं। किस चीज पर? भारत का नक्शा खींचने पर। जैसे 1956 का 7वां संशोधन। इस एक संशोधन ने भारत के नक्शे को पूरी तरह बदल दिया था। भाषाई आधार पर 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सिर्फ राज्य ही नहीं बन रहे थे, बल्कि नई विदेशी बस्तियां भी भारत में विलीन हो रही थीं। हाँ, वो पुर्तगाली और फ्रांसीसी वाले इलाके। बिल्कुल। 1961-62 का दौर देखिए। पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के कब्जे से आजाद हुए दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी को क्रमशः 10वें, 12वें और 14वें संशोधन के जरिए आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बनाया गया। मतलब किसी भी नए क्षेत्र को देश की सीमाओं में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन अनिवार्य था। दर्जा देकर राज्य बनाया गया ताकि वहां की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे। और भाषाओं को भी तो जोड़ा गया था। 1967 में 21वें संशोधन के जरिए 8वीं अनुसूची में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। ऐसा लगता है जैसे शुरुआती 2 दशक देश को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक आकार देने में ही निकल गए। ये एक बहुत अच्छा सारांश है, लेकिन जैसे ही भौगोलिक सीमाएं तय हुई, वैसे ही 70 के दशक में देश की राजनीति ने एक बहुत ही उग्र मोड़ लिया। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 70 का दशक वो समय था जब सत्ता, संसद और न्यायपालिका के बीच अधिकारों की सीधी टक्कर देखने को मिली। बहुत भारी टकराव था वो। नोट्स बताते हैं कि इस दौरान संविधान संशोधन का इस्तेमाल देश संवारने से ज्यादा सत्ता का दायरा बढ़ाने के लिए होने लगा था। इस उथल-पुथल की शुरुआत असल में 1971 के 24वें संशोधन से स्पष्ट होती है। संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच इस बात पर ठन गई थी कि क्या संसद संविधान के मौलिक अधिकारों को बदल सकती है। और 24वें संशोधन ने क्या किया? इसने स्पष्ट रूप से संसद को ये अपार शक्ति दे दी कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल थे। बाप रे। और इसी दौर में भारत के नक्शे में एक और बड़ा बदलाव आया था। 1974-75 में 35वें और 36वें संशोधन के जरिए सिक्किम की कहानी आगे बढ़ी। पहले उसे भारत का सह राज्य बनाया गया और फिर पूरी तरह से 22वें पूर्ण राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। हाँ, सिक्किम का जुड़ना बहुत अहम था, लेकिन जिस एक संशोधन ने संविधान के इतिहास में सबसे बड़ा भूचाल ला दिया, वो था 1976 का 42वां संशोधन। 42वां संशोधन। ये आपातकाल यानी इमरजेंसी के चरम दौर में लाया गया था। ये इतना विशाल और व्यापक था कि कई इतिहासकार और कानूनविद इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कह देते हैं। स्रोतों को देखने पर इसके व्यापक असर का अंदाजा होता भी है। इसी संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य तय किए गए।
और सिर्फ इतना ही नहीं, लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। एक तरह से सत्ता का पूरा केंद्रीकरण हो रहा था। लेकिन लोकतंत्र की खासियत यही है कि वो अक्सर खुद को संतुलित कर लेता है। 42वें संशोधन के इस भारी केंद्रीकरण के बाद 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने 44वां संशोधन पारित किया। हाँ, और इस संशोधन का एकमात्र बड़ा उद्देश्य 42वें संशोधन के कई विवादित और सत्ता केंद्रित प्रावधानों को पलटना था। यह एक बहुत ही स्पष्ट एक्शन का रिएक्शन था। स्रोतों में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक दी गई है इसे याद रखने के लिए। 42वां संशोधन आपातकाल के दौरान का है और 44वां संशोधन उस आपातकाल की ज्यादतियों को सुधारने के लिए लाया गया था। 42 और 44 का ये खेल बहुत स्पष्ट है। मैं कहूंगी कि इस 44वें संशोधन ने कुछ बहुत ही गहरे बदलाव किए। सबसे बड़ा काम यह हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से ही बाहर कर दिया गया। अरे वाह, मतलब उसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। बिल्कुल, ये तो वही मुद्दा है ना जिसकी वजह से 1951 में पहला संशोधन करना पड़ा था। एकदम सही पहचाना। दशकों तक संपत्ति का अधिकार अदालतों और सरकारों के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बना रहा था। मतलब सरकारें विकास के लिए जमीन लेना चाहती थीं और लोग मौलिक अधिकार के तहत अदालतों में चले जाते थे। 44वें संशोधन ने इस जड़ को ही खत्म कर दिया। इसके अलावा इसने ये भी तय कर दिया कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छीना नहीं जा सकता। यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा थी। और आपातकाल लगाने के लिए जो आंतरिक अशांति जैसा अस्पष्ट शब्द था, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह की सख्त शर्त लगा दी गई। सत्ता की इस भारी रस्साकशी के बाद जब हम 80 और 90 के दशक के संशोधनों की तरफ बढ़ते हैं तो एक अजीब सी शांति और एक नई दिशा दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे संविधान का ध्यान अब दिल्ली के गलियारों से हटकर आम आदमी की तरफ मुड़ गया था। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये पूरा दौर सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों को नीचे बांटने और आम नागरिकों को सशक्त बनाने का दौर था। जैसे 1985 का 52वां संशोधन। बिल्कुल, ये दलबदल विरोधी कानून था। उस समय राजनीति में आया राम गया राम की संस्कृति चरम पर थी। मतलब नेता रातों रात अपनी पार्टी बदल लेते थे, जिससे चुनी हुई सरकारें गिर जाती थी। इस संशोधन ने उस लोकतांत्रिक अस्थिरता को काफी हद तक रोका। और आम आदमी के सशक्तिकरण का सबसे शानदार उदाहरण तो 1989 का 61वां संशोधन था। हाँ, मतदान की उम्र वाला। सही कहा, इस एक बदलाव ने मतदान करने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। सोचिए, देश के करोड़ों युवाओं को एक ही झटके में राजनीति में अपनी आवाज दर्ज कराने का अधिकार मिल गया। इसके कुछ समय बाद 1991 में 69वें संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और उसे अपनी विधानसभा मिली। लेकिन विकेंद्रीकरण का जो सबसे क्रांतिकारी कदम था वो 1992 में उठाया गया। आप 73 में और 74 में संशोधन की बात कर रही हैं। स्रोतों में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि कैसे इन्होंने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की शक्ल ही बदल दी है। और ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं है। आप ही सोचिए, एक इतने विशाल देश में हर फैसला दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से तो नहीं लिया जा सकता ना। बिल्कुल नहीं। 73वें संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। गांव के स्तर पर पंचायतों को अधिकार सौंपे गए। इसी तरह 74वें संशोधन ने शहरों में नगर पालिकाओं को मजबूत किया। तो अब आम लोगों के पास अपने गांव और शहर के रोजमर्रा के फैसले खुद लेने की संवैधानिक ताकत थी। ये सत्ता को पिरामिड के शीर्ष से उठाकर सबसे निचले हिस्से पर रखने जैसा था। जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की ये कड़ी आगे भी जारी रही। 2002 में 86वां संशोधन आया, जिसने एक बहुत ही बुनियादी अधिकार आम लोगों को दिया, शिक्षा का अधिकार। हाँ, 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। एक शिक्षित समाज के बिना एक सशक्त लोकतंत्र की कल्पना तो नहीं की जा सकती। सही बात है। और सशक्तिकरण के साथ साथ देश की सांस्कृतिक विविधता को भी लगातार संविधान में जगह मिलती रही। भाषाओं की बात निकली है तो हमारे स्रोत में भाषाओं को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार गणितीय ट्रिक दी गई है। अच्छा, वो क्या है? हमने पहले चर्चा की थी कि 1967 के 21वें संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। हाँ। फिर 1992 के 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जोड़ी गईं। अब अगर हम 21 और 71 को जोड़ें तो नतीजा आता है 92। और कमाल की बात यह है कि 2003 के 92वें संशोधन में ही 4 और भाषाएं जोड़ी गईं।
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हो गई। ये वाकई एक बहुत ही शानदार और आसानी से याद रहने वाला तथ्य है। तो 20वीं सदी के अंत तक भारत का लोकतंत्र एक ठोस जमीन पर खड़ा हो चुका था। लेकिन अब हम आ गए 21वीं शताब्दी में। 21वीं शताब्दी की जरूरतें बिल्कुल अलग थीं। ग्लोबलाइजेशन और खुली अर्थव्यवस्था का दौर। बिल्कुल। एक ऐसा दस्तावेज जो 1950 के ग्रामीण और नव स्वतंत्र भारत के लिए लिखा गया था, वो आज के आधुनिक भारत की जटिल आर्थिक चुनौतियों को कैसे संभालेगा। यहीं पर शुरुआत में की गई सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात फिर से प्रासंगिक हो जाती है। 21वीं सदी के संशोधनों को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि वे प्रशासनिक दक्षता और आधुनिक बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए गढ़े गए हैं। कोई खास उदाहरण? 2003 का 91वां संशोधन इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसने मंत्रियों की संख्या तय कर दी, मतलब कुल सदस्य संख्या का महज 15%। इससे जो बड़ी और भारी भरकम कैबिनेट बनाने की प्रवृत्ति थी, उस पर रोक लगी और खजाने का पैसा बचा। और 2011 का 97वां संशोधन सहकारी समितियों को संरक्षण देकर आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। लेकिन जब मैं 2015 के 100वें संशोधन को पढ़ता हूं, तो वो बहुत ही अलग तरह का लगता है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से जुड़ा था। ये एक बहुत ही जटिल कूटनीतिक मसला था। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर कुछ ऐसे इलाके थे जिन्हें एन्क्लेव कहते हैं, जो भारत के अंदर थे लेकिन जमीन बांग्लादेश की थी, और बांग्लादेश के अंदर कुछ इलाके भारत के थे। तो वहां के लोगों का क्या होता था? वहां रहने वाले लोग दशकों से बिना किसी स्पष्ट पहचान के जी रहे थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने इन जमीनों की अदला बदली करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि भारत अपनी कुछ संप्रभु जमीन किसी दूसरे देश को सौंप रहा था, इसलिए ये काम बिना संविधान में संशोधन किए नहीं हो सकता था। समझ गया। मतलब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी संविधान की अनुमति के बिना देश की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। एकदम सही। लेकिन अगर 21वीं सदी के सबसे बड़े आर्थिक सिस्टम रिबूट की बात करें, तो वो निश्चित रूप से 2016 का 101वां संशोधन था, यानी वस्तु एवं सेवा कर, GST। और ये हमारी उस तीसरे स्तर की कठोर संशोधन प्रक्रिया का सबसे ताज़ा और सटीक उदाहरण है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। जिसमें राज्यों की भी मंजूरी चाहिए होती है। हाँ, GST कोई साधारण कानून नहीं था। ये राज्यों से उनका टैक्स लगाने का अधिकार लेके एक केंद्रीय पूल में डालने की व्यवस्था थी। इससे भारत का संघीय ढांचा सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा था। मतलब इसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी सहमति लेनी पड़ी होगी। बिल्कुल लेनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक काम था, लेकिन इसके जरिए एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो सकी। इसके बाद की 21वीं सदी के बाकी संशोधन मुख्य रूप से सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे 2018 के 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। और फिर 2019 में 103वें संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण की नई व्यवस्था की। 2020 और 21 में 104वें और 105वें संशोधन आए, जिन्होंने आरक्षण की अवधि बढ़ाई और राज्यों को अपनी OBC सूची खुद तैयार करने का अधिकार वापस दिया। और हाल ही में 2023 का 106वां संशोधन आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हाँ, जिसने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब इन अनुच्छेदों, इन भारी भरकम शब्दों और इतनी सारी संख्याओं के पीछे का सार क्या है? इसका सबसे बड़ा सार ये है कि ये दस्तावेज भूतकाल में नहीं अटका है। ये आज के बाजार की जटिलताओं को समझता है, ये आज के कूटनीतिक समझौतों को कानूनी रूप देता है, और ये आज के समाज के कमजोर तबकों की आवाज को जगह भी देता है। हमारी इस चर्चा में एक बात बहुत साफ उभर कर आती है कि ये सब कुछ सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों या वकीलों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब एक युवा 18 साल की उम्र में पहली बार वोट देने जाता है, जब एक बच्चा स्कूल में मुफ्त शिक्षा पाता है, जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर बिल पर GST चुकाते हैं, या जब कोई महिला चुनाव लड़कर संसद में पहुंचती है, तो हम अनजाने में संविधान संशोधनों की इस जीवित किताब के पन्नों को ही जी रहे होते हैं। अधिक बार खुद को नया रूप दे चुका है, लेकिन भविष्य बहुत तेजी से बदल रहा है। तकनीकी बदलाव बहुत तेज हैं। जरा सोचने वाली बात है कि आने वाले दशकों में क्या होगा, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तय करेगा कि हमें क्या जानकारी मिले, जब हमारे बायोमेट्रिक और डिजिटल डेटा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएंगे
और जब डिजिटल दुनिया हमारी भौतिक दुनिया पर पूरी तरह हावी हो जाएगी, हाँ, वो तो हो ही रहा है। तो तब हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने अधिकारों, अपनी निजता और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किस तरह के नए संविधान संशोधनों की मांग करेंगी? क्या तब निजता का अधिकार एक नए सिरे से परिभाषित होगा? क्या एआई को लेकर कोई नया संशोधन संसद में बहस का मुद्दा बनेगा? ये वाकई गहराई से सोचने वाला विषय है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, ताकि अगली बार जब दुनिया को बदलते हुए देखा जाए तो ये भी सोचा जा सके कि ये बदलाव हमारे उस मूल दस्तावेज में कैसे दर्ज होगा।